हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम जंप और कॉल का इंस्ट्रक्शन जो है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर को डिटेल में डिस्कस किया था। उनके डिस्कशन के बाद ही हम जंप और कॉल को अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शन सेट के ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं जंप। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसका निमोनिक्स JMP, इट स्टैंड्स फॉर जंप अनकंडीशनली। जब भी इंस्ट्रक्शन सेट में आप अपने किसी प्रोग्राम में आप जंप का ऑपकोड राइट डाउन करेंगे तो अनकंडीशनली आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो अपने ऑनगोइंग सीक्वेंस को छोड़ के उस लोकेशन पे जंप कर जाएगा जो एड्रेस आपने उसके साथ मेंशन किया है। इसको कैसे लिखा जाता है? JMP और JMP के पीछे पीछे आप फॉलो अप करते हैं 16 बिट का एड्रेस जहाँ पे कि आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मूव करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आएगा JMP। फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 2070H। तो ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को ये बोलता है कि आप अपने ऑनगोइंग जो आपका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है उसे आप छोड़कर 2070 मेमोरी लोकेशन पे जाइए और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप वहाँ से फैच कीजिए और सीक्वेंस को आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को देखें तो इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए आपको कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए होगी? पहला आपका हो जाएगा इस जंप का ऑपकोड, फिर 2 बाइट आपको चाहिए होगी इस एड्रेस को मेंशन करने के लिए। तो जंप फॉलोड अप बाय एड्रेस 16 बिट एड्रेस विल रिक्वायर 3 बाइट। ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए 3 मशीन साइकिल लगेंगे और 10 T स्टेट्स। 3 मशीन साइकिल लगेंगे तो पहला आपका ऑपकोड फैच होगा जो 4 T स्टेट्स का होगा, फिर 2 मेमोरी लोकेशन रीड की जाएगी जिससे आप वो एड्रेस कलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे कि आपको अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाना है। प्रोग्राम काउंटर को अपडेट होना है। प्रोग्राम काउंटर जब हम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं तो प्रोग्राम काउंटर हर इंस्ट्रक्शन के बाद, हर मेमोरी रीड के बाद ऑटो इंक्रीमेंट बाय 1 वैल्यू होता रहता है। आपका अगर प्रोग्राम आपने 2000H मेमोरी लोकेशन से शुरू किया है तो वो पहले ऑपकोड उठाएगा। जैसे ही उसने ऑपकोड उठाया प्रोग्राम काउंटर ऑटो इंक्रीमेंट होके 2001 पे आ जाएगा और 2001 पे वो एक डेटा या नेक्स्ट ऑपकोड को फैच करेगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम काउंटर आपका एक जनरल प्रोग्राम में ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। जब इस सीक्वेंस में उसको कहीं पे जंप का इंस्ट्रक्शन मिलता है तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट ऑर्डर को छोड़कर प्रोग्राम काउंटर को हम लोड करते हैं एक नए एड्रेस से और वो एड्रेस हमने अपने इंस्ट्रक्शन के साथ मेंशन किया हुआ होता है। तो आपका जो भी प्रोग्राम काउंटर का ऑटो इंक्रीमेंट मोड चल रहा था वो रुक जाएगा। इस ऑपकोड को पढ़ने के बाद 2 मेमोरी रीड करके हम ये एड्रेस ऑब्टेन करेंगे और अब ये एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाएगा और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट ऑपकोड या नेक्स्ट डेटा उस मेमोरी लोकेशन से लाने लगेगा अपने जनरल सीक्वेंस को छोड़कर। ठीक है, तो अगर ये आपका जो इंस्ट्रक्शन है ये है अनकंडीशनली जंप का इंस्ट्रक्शन है जो एनी हाउ इंस्ट्रक्शन को जंप करने के लिए कमांड दे रहा है। जंप जो है वो कंडीशनल जंप भी होता है और यही मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, जिसे हम कंडीशन चेक जंप इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग्स की जो कंडीशन है वो आपकी चेंज हो सकती है और उन फ्लैग कंडीशन को चेक करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इसी कंटिन्यूटी में कैरी ऑन करना है या हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को किसी और लोकेशन पे कंट्रोल उसका सेंड कर देना है। तो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लैग कंडीशंस को चेक करके और डिसीजन मेकिंग की जाती है और फिर उसके बाद आपका जंप करना है या नहीं करना है ये डिसाइड किया जाता है। तो कंडीशनल जो जंप इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं, जिसका एग्जांपल हो सकता है
JZ, इट स्टैंड्स फॉर जंप ऑन जीरो। अगर आपने अपने प्रोग्राम में किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है और उसके बाद अगर जीरो फ्लैग सेट हो गया है तो आप उसे जंप करने का इंस्ट्रक्शन देंगे। इसी तरीके से JNZ, इट स्टैंड्स फॉर जंप ऑन नॉट जीरो। अगर हमारे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जीरो नहीं आया है तो आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करने को बोलेंगे अपने इंस्ट्रक्शन को। ये जनरली आप दो डिसीजन जब लेना चाह रहे हैं कि अगर जीरो आ गया है तो यहाँ पे आप आगे एग्जीक्यूशन करिए, नहीं आया है तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन करिए, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को काम में ले सकते हैं। इसी के सिमिलर आपका चलेगा JC, जंप ऑन कैरी। अगर कैरी फ्लैग सेट हो गया है तो जंप का इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करें। JNC, जंप ऑन नो कैरी। अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो आप जंप करने के लिए बोल रहे हैं JP, जंप ऑन पॉजिटिव, और JM, जंप ऑन माइनस। ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो साइन फ्लैग को चेक करके और अपना डिसीजन लेते हैं। अगर आपने साइन अर्थमेटिक को काम में लिया है तो आपका जो D7 बिट है जो ये बताता है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका D7 बिट 0 है तो आप उसे पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। D7 बिट अगर आपका 1 है तो आप उसे नेगेटिव नंबर ट्रीट करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका साइन फ्लैग अगर सेट और रीसेट है तो उसको चेक करके पॉजिटिव और नेगेटिव पे जंप का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जंप ऑन पैरिटी इवन। अगर JPE, इट स्टैंड्स फॉर जंप ऑन पैरिटी इवन। अगर नंबर की पैरिटी इवन है तो जंप करिए। जो रिजल्ट एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में अगर पैरिटी इवन है तो आप उसे जंप करने के लिए बोलेंगे जंप ऑन पैरिटी ऑड। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास 80-85 में जंप के, कंडीशनल जंप के, जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही जंप का इंस्ट्रक्शन मिलेगा अपने किसी प्रोग्राम में, माइक्रो प्रोसेसर इस ऑपकोड को पढ़ेगा और इस ऑपकोड को पढ़ने के बाद चेक करेगा कि क्या जो जंप की कंडीशन ट्रू है। अगर जंप की कंडीशन ट्रू है तो हमें किसी लोकेशन पे अपने प्रोग्राम काउंटर को मूव करवाना है। उस कंडीशन में ऑपकोड भी पढ़ा जाएगा और 2 मेमोरी रीड और किए जाएंगे जिससे कि आप नया एड्रेस फैच करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको 3 मशीन साइकिल चाहिए होते हैं और 10 T स्टेट्स। अगर ऑपकोड फैच करने के बाद फ्लैग चेक करें और वो कंडीशन नहीं आपकी मीट हो रही है तो आप उसे कंडीशन नॉट ट्रू का केस बोलते हैं और उस कंडीशन में भी 2 मशीन साइकिल कंज्यूम हो जाते हैं और आपको 70 स्टेट्स मिनिमम कंज्यूम कर लेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। अगर कंडीशनल जंप के केस में कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया कि अगर आप कंडीशनल जंप का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कंडीशन ट्रू है तो 3 मशीन साइकिल 10 T स्टेट्स। 3 मशीन साइकिल किस लिए? 2 मशीन साइकिल में आप एड्रेस को रीड करते हैं जहां पे कि आप प्रोग्राम काउंटर को लोड करेंगे। अगर कंडीशन नहीं ट्रू थी तो भी आपको 2 मशीन साइकिल्स तो कंज्यूम हो ही जाते हैं इंटरनल प्रोसेसिंग के कंजम्पशन से और 70 स्टेट्स आपका कंज्यूम हो जाएगा और इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर अ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझें। जैसे कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम जो है वो 2000H मेमोरी लोकेशन से जनरल शुरू हो रहा था। आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया MVI A बाइट 1, मूव अक्यूमुलेटर में आपने फर्स्ट बाइट को मूव किया। फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया MVI B बाइट 2, फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड B। ठीक है, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कैरी जनरेट हो रही है एडिशन से तो आप इस रिजल्ट्स को कहीं स्टोर कीजिए और अगर कैरी नहीं जनरेट हो रही है तो दूसरी मेमोरी लोकेशन पे इसे स्टोर कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप सीक्वेंस में चले जा रहे हैं। ऑटो इंक्रीमेंट आपका प्रोग्राम काउंटर होता जा रहा है। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर ने ये पढ़ा, प्रोग्राम काउंटर पे JC, प्रोग्राम काउंटर ने अगर JC जंप ऑन कैरी का अगर उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, इस ऑपकोड फैच के बाद में कैरी फ्लैग को चेक किया जाता है और कैरी फ्लैग को चेक करने के बाद अगर कैरी फ्लैग बाइट 1 और बाइट 2 के एडिशन से अगर कैरी जनरेट हुई है तो अगर जनरेट हुई कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एड्रेस जो है वो हम ट्रीट करेंगे। ये वाला एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पे लोड हो जाएगा और प्रोग्राम काउंटर ऑटो इंक्रीमेंट ना होके इस
प्रोग्राम काउंटर में 2060 लोड हो जाएगा और 2060 से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाया जाएगा जो कि ये कह रहा है STA 2090H, मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आप 2090 पे स्टोर कर दीजिए। अपने रिजल्ट्स को आपने 2090 पे स्टोर किया। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर कैरी नहीं सेट हुई है, तो ये अपनी सीक्वेंस में ऑटो इंक्रीमेंट मोड में प्रोग्राम काउंटर चलता रहेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाएगा। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे इसे इंस्ट्रक्शन मिला कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आप 2080H पे स्टोर कर दीजिए। ठीक है, तो दो इंस्ट्रक्शंस आपको, दो लोकेशन पे आपने अपने एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को स्टोर किया और अपना ऑब्जेक्टिव जो था वो सॉल्व कर लिया। सिंपली प्रोग्राम काउंटर इज बीइंग मॉडिफाइड and next instruction location has been changed whenever there is a jump instruction in your program। तो जंप के बाद नेक्स्ट जो आपका एक इंस्ट्रक्शन है वो है कॉल, जो कि सब रूटीन फंक्शन को कॉल करने के लिए काम में लिया जाएगा। जंप जो था वो आपके जो भी आपके फ्लैग की कंडीशंस थी उसको रिफ्लेक्ट करके डिसीजन मेकिंग के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे कॉल जो है वो आपको अगेन एक ऑनगोइंग प्रोग्राम में आप किसी सब रूटीन को कॉल करके और उस एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए काम में आएगा। कॉल भी आपका अनकंडीशनल और कंडीशनल हो सकता है। कॉल अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल, अगर आपने कॉल का सिंपल फंक्शन दिया है तो दिस इज अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक सब रूटीन को कॉल कर रहा है। एग्जीक्यूशन जो है वो एक सब रूटीन पे मेंशन किए गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और उसके रिजल्ट्स को भी अपने साथ कैरी ओवर कर सकता है। यहाँ पे आप इसके साथ स्टार मार्क करके ये मेंशन कर लें कि कॉल का जो ऑपकोड फैच है वो 6 टी स्टेट्स को कंज्यूम करेगा। जब हमने टी स्टेट्स मशीन साइकिल ये सब पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि ऑपकोड फैच जो है वो 3 से लेके 5 टी स्टेट्स का हो सकता है, 3 से लेके 6 टी स्टेट्स का हो सकता है। तो इसमें जो आपका कॉल का ऑपकोड फैच है दैट विल कंज्यूम 6 टी स्टेट्स। तो ये आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और इस पे बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पूछी जाती है कि कंडीशनल कॉल को एग्जीक्यूट करने में कितने टी स्टेट्स लगते हैं, अनकंडीशनल कॉल को एग्जीक्यूट करने में कितने टी स्टेट्स लगते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, ऑपकोड फैच विल कंज्यूम 6 टी स्टेट्स। ऑपकोड फैच में 6 टी स्टेट्स लग गए, उसके बाद जैसे जैसे मेमोरी रीड और राइट होंगे 3 टी स्टेट्स आप उसी के अकॉर्डिंगली उसमें ऐड करते रहेंगे। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? अनकंडीशनल सब कॉल फंक्शन को लिखने के लिए कॉल, फिर उसके बाद में फॉलो अप करता हुआ 16 बिट का एड्रेस। कॉल का ऑपकोड होगा, जब भी कॉल का ऑपकोड आप फैच करेंगे तो 6 टी स्टेट्स कंज्यूम हो जानी है। फिर उसके बाद उसमें ये इंटरप्रिटेशन होगा कि 2 मेमोरी रीड को आप और परफॉर्म कीजिए और वो एड्रेस उठाइए जहाँ पे कि हमारे प्रोग्राम काउंटर को जाना है। तो उस कॉल के ऑपकोड को फॉलो करते हुए आपके 2 जो बाइट्स हैं, ये एड्रेस की हायर बिट और ये एड्रेस की लोअर जो बिट रेंज है उसको आप फैच करेंगे और ये एड्रेस आप प्रोग्राम काउंटर को दे देंगे कि आप यहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट को फैच करना शुरू करें। इसको लिखने के लिए ध्यान दीजिए, इसको लिखने के लिए ऑपकोड और फर्स्ट सेक्शन ऑफ एड्रेस, सेकंड सेक्शन ऑफ एड्रेस, तो इसको लिखने के लिए 3 बाइट चाहिए होगी। लेकिन बी केयरफुल, कॉल का जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन में 5 मशीन साइकिल्स चाहिए और दैट विल कंज्यूम 18 टी स्टेट्स। 5 मशीन साइकिल किस लिए? कि कॉल के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने प्रोग्राम काउंटर को फॉर टाइम बीइंग कहीं से एक सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहे हैं और उस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो मेन प्रोग्राम में लौटेगा। तो कहाँ पे वो लौटेगा, कहाँ पे प्रोग्राम काउंटर को वापस रिटर्न होना है, वो एड्रेस जो है वो भी हम रिजर्व रखते हैं। उसको हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। तो ये एड्रेस पढ़ने के साथ साथ वो एड्रेस लिखा भी जाता है जहाँ पे कि हमें कम बैक करना है। तो इस कॉल के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 मशीन साइकिल, पहला ऑपकोड, ठीक, फिर मेमोरी रीड, फिर मेमोरी रीड जहाँ से कि आपने मेमोरी रीड कर करके आपने ये एड्रेस पढ़ा, ऑपकोड, मेमोरी रीड, 3 ये हो गया, प्लस
आप जहाँ पे आपको लौटना है वो एड्रेस आप 16 बिट का जो एड्रेस है उसे आप एक स्टैक का जो लोकेशन है उस पर आप स्टोर करेंगे, तो आप 2 बार मेमोरी राइट करेंगे, मेमोरी राइट प्लस मेमोरी राइट। ये है कम बैक के टाइम पे प्रोग्राम काउंटर को कहाँ आना है, तो एडिशनल 2 मशीन साइकिल्स लगेंगे। ये 6 टी स्टेट्स का 3 + 3 + 3 + 3, तो ये आपका क्यूमुलेटिवली 18 टी स्टेट्स कंज्यूम कर जाएगा अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल, जब आपके माइक्रोप्रोसेसर को कॉल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना ही करना है। आई थिंक कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर भी अपडेट होता है एज वेल एज स्टैक पॉइंटर भी अपडेट होता है। अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो 89 में स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर को बहुत डिटेल में समझा है और हमने उनका क्या पर्पस है, क्या उनकी फंक्शनिंग है, वो हमने सारी उसमें समझी थी। उसी पे बेस्ड आपका ये इंस्ट्रक्शन है। स्टैक पॉइंटर जो है वो एक आपका मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे कि आप अपने टेम्परेरी रजिस्टर्स को या आप अपने एड्रेस को स्टोर करते हैं, जिन्हें कि आपको थोड़ी ही देर बाद वापस रीड और राइट करना है। तो आप उस एड्रेस को जहाँ पे वापस लौटना है उस एड्रेस को आप स्टैक पॉइंटर पे उस लोकेशन पे आप स्टोर भी करेंगे। तो जब कॉल का फंक्शन आता है तो प्रोग्राम काउंटर एज वेल एज स्टैक पॉइंटर दोनों ही अपडेट होते हैं। कैसे अपडेट होते हैं इसे हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि हाँ, जब भी कॉल का इंस्ट्रक्शन देंगे हमेशा पहले आप स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे कि कहाँ से आप स्टैक के लिए मेमोरी सेक्शन को रिजर्व रख रहे हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम में मान लीजिए कि मैंने 2000H मेमोरी लोकेशन से अपना प्रोग्राम लिखना शुरू किया। पहले मैंने इनिशियलाइज किया LXI SP 2099H, तो ये मैंने वो लास्ट मेमोरी लोकेशन लिख दी है जिसके बाद में स्टैक की इंफॉर्मेशन या जिस को मैं स्टैक पॉइंटर की तरह काम में लेना चाहूँगी। ठीक है, तो पहला हमने किया स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, फिर हमने इस इंस्ट्रक्शन ने 3 बाइट कंज्यूम की ऑपकोड और 2 मेमोरी लोकेशन। फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया MVI A12H, ठीक, इसने 2 मेमोरी लोकेशन कंज्यूम की। फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया MVI B15H, इस इंस्ट्रक्शन ने फिर 2 मेमोरी लोकेशन कंज्यूम की। फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड B, ठीक। इस इंस्ट्रक्शन के बाद आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कॉल 2030H। इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपने सब रूटीन को कॉल किया है और 2030 पे आपका एक सब रूटीन इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो ऑलरेडी मेंशन किया होना चाहिए। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपने ऑनगोइंग ऑटो इंक्रीमेंट मोड को छोड़ के 2030 पे, क्योंकि ये अनकंडीशनल कॉल है, 2030 पे मूव कर जाएगा और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको वो एक सब रूटीन की तरह ट्रीट करके, एक सब इंस्ट्रक्शन सेट की तरह ट्रीट करके उसे एग्जीक्यूट करेगा। और जब भी आप कॉल का इंस्ट्रक्शन देंगे उसे फॉलो अप करता हुआ एक रिटर्न का इंस्ट्रक्शन भी होगा। रिटर्न का इंस्ट्रक्शन जब आपका माइक्रोप्रोसेसर रीड करेगा तो ये अब इंस्ट्रक्शन है कि आप वापस लौटें अपने पेरेंट प्रोग्राम में, अपने ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन साइकिल में आप लौटें और जो आपका रिमेनिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप एग्जीक्यूट करें। तो कॉल को पढ़ने के बाद ऑटो इंक्रीमेंट जो था वो रुक गया, प्रोग्राम काउंटर का जो कंट्रोल था वो किसी और लोकेशन पे चला गया, फिर इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट किया गया। यहाँ पे रिटर्न आने पे आपने वापस उसको मेन प्रोग्राम में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। तो किस तरीके से स्टैक पॉइंटर मॉडिफाई होगा और कैसे प्रोग्राम काउंटर मॉडिफाई होगा उसको हम देखते हैं। इस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हमने शुरू किया है 2000H मेमोरी लोकेशन से, ठीक। तो आपका पहला, आप हमेशा अपनी जो अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक है उसमें इनिशियल पोजीशन से आप अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम की रेंज को आप रिजर्व कर देते हैं प्रोग्राम के लिए, थोड़े किसी सेक्शन को आप डेटा सेगमेंट की तरह रिजर्व रख देते हैं और फिर आपका जो लास्ट मेमोरी लोकेशन है उसको आप स्टैक पॉइंटर में इनिशियलाइज कर देते हैं। स्टैक पॉइंटर में हमेशा डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है और प्रोग्राम हमेशा आपका
अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाएगा। स्टैक पॉइंटर में एंट्री हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस के हिसाब से, और इसमें प्रोग्राम और डेटा हमेशा लोअर टू हायर एड्रेस रेंज में लिखे जाते हैं। कैसे लिखा जाएगा? 2000 पे आपने लिखा ऑपकोड LXI SP का, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, ऑटो इंक्रीमेंट हुआ। जनरली जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर 1 से ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। प्रोग्राम काउंटर ऑटो इंक्रीमेंट हुआ और उसने एड्रेस पढ़ा, पहले एड्रेस की LSB पढ़ेगा, फिर एड्रेस की MSB पढ़ेगा। हमने ये बताया है कि एड्रेस जब भी स्टोर होता है तो लोअर मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस की LSB स्टोर होगी। तो पहले LSB को स्टोर पढ़ा उसने, फिर उसने जिसे पढ़ा उसने उसे एड्रेस की MSB ट्रीट किया, इससे उसको पूरा एड्रेस मिल गया। 2099 पे आपने स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया। स्टैक पॉइंटर जो 16 बिट का रजिस्टर है उसमें लोड हो गया 2099। ठीक है, कि यहाँ से आप स्टैक में लिखी जाने वाली इंफॉर्मेशन को लिखना शुरू करेंगे। ठीक, फिर उसने पढ़ा MVI A का ऑपकोड, फिर उसने पढ़ा क्या है 12H, उसने 12H को पढ़ा नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे उसने MVI B का ऑपकोड पढ़ा, फिर MVI B में उसको था कि डेटा पढ़े तो फिर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ऐड B का ऑपकोड पढ़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर 2008 मेमोरी लोकेशन पे उसे कॉल का ऑपकोड मिलेगा। कॉल का ऑपकोड जब मिलेगा तो ये 60 स्टेट्स कंज्यूम करेगा और अब आपका इंटरनल आपके जो भी टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करना है, एज वेल एज आपको वो लोकेशन भी रीड करनी है जहाँ पे कि हमें अपने प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना है। तो 2008 पे उसने कॉल का इंस्ट्रक्शन पढ़ा, तो ये इंस्ट्रक्शन, ये ऑपकोड ये बोल रहा है कि 2 मेमोरी रीड कीजिए ताकि आपको प्रोग्राम काउंटर को दिया जाने वाला नया एड्रेस मिल सके। तो उसने पहले जो 2030H, तो ये लोकेशन है जहाँ पे आप कॉल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपने सब रूटीन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो आपने 30 को पढ़ा, इसे आपने एड्रेस का लोअर रेंज रखा, फिर आपने 20 को पढ़ा, इसे आपने जो आपका एड्रेस है उसका MSB की तरह ट्रीट किया। कलेक्टिवली आपने ये एड्रेस पढ़ लिया है। आप प्रोग्राम काउंटर में लोड कर सकते हैं 2030H, ये आपने प्रोग्राम काउंटर में इस इंस्ट्रक्शन के बाद लोड कर दिया। अगर आपका ये सब रूटीन नहीं होता तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन, अगर ये कंडीशनल सब रूटीन होता या आपका कॉल का इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से उठाता? 200B से वो नया इंस्ट्रक्शन उठाता। अगर इसी के सीक्वेंस को हम मैनेज करें, या हम ऐसे कहें कि कॉल के बाद जब प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में हमें लौटना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से उठाना है? हमें उठाना है 200B से। तो इस एड्रेस को हमें रिजर्व रखना होगा, इस एड्रेस को हमें सेफली स्टोर करना होगा सब रूटीन में मूव करने से पहले। तो आप स्टैक पॉइंटर जहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया था, आपने स्टैक पॉइंटर कहाँ से इनिशियलाइज किया है? 2099H। हमने बोला कि स्टैक पॉइंटर में जब भी लिखा जाता है तो स्टैक पॉइंटर की जो इनिशियलाइज वैल्यू है उससे 1 कम होके उसमें आप लिखना शुरू करते हैं और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। तो पहले आपका जो स्टैक पॉइंटर जो आपने इनिशियलाइज किया 2099H, उससे SP-1 हो जाएगा। SP-1 क्या है? 2098H। उस पे आप एड्रेस का एक सेक्शन स्टोर करेंगे। आपने स्टोर किया 20, फिर एक और डिक्रीमेंट होगा स्टैक पॉइंटर 2097 हो जाएगा और उस पे आप एड्रेस का दूसरा रेंज रखेंगे 0B। हमें 200B पे आना है तो 200B, ये ऐसा लिख के हमने ये अपना 16 बिट का एड्रेस जो है वो स्टोर कर दिया है स्टैक पॉइंटर की लोकेशन। स्टैक पॉइंटर आपको वो मेमोरी लोकेशन बता रहा है जहाँ पे कि आप एड्रेस को स्टोर करेंगे। मेमोरी जो है वो आपकी 8 बिट की डेटा को स्टोर कर पाती है। तो पहले आपने एड्रेस का एक सेक्शन स्टोर किया, फिर आपने एड्रेस का दूसरा सेक्शन स्टोर किया। यहाँ बात ध्यान दीजिएगा कि लिखते वक्त आप पहले LSB लिखते हैं फिर MSB लिखते हैं। यहाँ पे जब आप स्टैक पॉइंटर में लिख रहे हैं तो पहले आप MSB लिख रहे हैं एड्रेस की, फिर आप LSB लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं
कि स्टैक पॉइंटर में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक, पहले ये पढ़ा जाएगा फिर ये पढ़ा जाएगा जब स्टैक पॉइंटर से आप वापस उसे रिट्राइव करेंगे। या आप यूनिवर्सल फैक्ट बना लें कि एड्रेस की लोअर रेंज जो है वो हमेशा लोअर मेमोरी लोकेशन पे लिखी जाती है। तो ये हायर मेमोरी लोकेशन है, ये लोअर मेमोरी लोकेशन है, तो लोअर मेमोरी लोकेशन पे आपने एड्रेस की लोअर रेंज लिख दी है और यहाँ पे आपने हायर जो सेक्शन था वो लिख दिया है। स्टैक पॉइंटर में इस तरफ से लिखा जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। स्टैक पॉइंटर में MSB पहले लिखी एड्रेस की, LSB बाद में लिखी, ताकि कंफ्यूजन ना हो जब हम इसे वापस पढ़ें। तो स्टैक पॉइंटर में अब स्टैक पॉइंटर जो आपका 2099 था, स्टैक पॉइंटर की नई वैल्यू क्या आ गई है? स्टैक पॉइंटर की नई वैल्यू आ गई है 2097। ठीक है, ऑटो आपका डिक्रीमेंट होता है, प्रोग्राम काउंटर ऑटो इंक्रीमेंट होता है, स्टैक पॉइंटर ऑटो डिक्रीमेंट होता है। स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज, अब स्टैक पॉइंटर की करंट वैल्यू हो गई है 2097। अब इन बिटवीन अगर आपने पुश और पॉप का इंस्ट्रक्शन दिया तो 2097 से वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ये आपने स्टोर कर दिए, ये सारा काम हो गया। एड्रेस हमने पढ़ लिया, अपना एड्रेस स्टोर कर दिया। अब प्रोग्राम काउंटर लोडेड है 2030H से, प्रोग्राम काउंटर में 2030H आ गया और इस 2030H पे इस सब रूटीन सेक्शन में आपने जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा है आपने? 2030 आपने लिखा है ADI 08H, तो ऑपकोड होगा ADI का ऑपकोड पढ़ा जाएगा, फिर 08 पढ़ा जाएगा, फिर रिटर्न पढ़ा जाएगा। इस पूरे सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ आके ये फिर सोचता है कि नाउ मुझे कहाँ जाना है। तो रिटर्न के एग्जीक्यूशन के बाद दो मेमोरी रीड के ऑपरेशन होते हैं। स्टैक पॉइंटर को रीड किया जाता है और प्रोग्राम काउंटर 200B से लोड हो जाता है। 200B से प्रोग्राम काउंटर लोड होके वापस यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम था। तो इस तरीके से दो साइमल्टेनियस मॉडिफिकेशन होते जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के और स्टैक पॉइंटर के। इस तरह के जब भी कॉल और जंप के इंस्ट्रक्शन होंगे, इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड जब भी आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा तो उसमें पूछा जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद स्टैक पॉइंटर के डेटा क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम काउंटर के डेटा क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद कहाँ चला जाएगा, क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देके आप स्टैक पॉइंटर में और प्रोग्राम काउंटर में लोड होने वाले एड्रेस को केयरफुली समझें और कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है ये है अनकंडीशनल सबरूटीन कॉल। जो सबरूटीन कॉल है वो आपका कंडीशनल भी हो सकता है, जिसमें आप कैरी फ्लैग को या ज़ीरो फ्लैग को या साइन फ्लैग को या पैरिटी को चेक करते हुए कॉल के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 बाइट का होगा अगर आपने उसको लिखा है, और अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी आपका बाइट जो है वो उसमें कम से कम 2 मशीन साइकिल, कंडीशन ट्रू है तो 5 मशीन साइकिल और कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी 2 मशीन साइकिल कंज्यूम हो जाएगी। और मिनिमम टी स्टेट्स कितने लगेंगे? 1 ऑपकोड फैच की और 3 मेमोरी रीड की। तो कंडीशन ट्रू ना होने पे, नॉट ट्रू होने पे कॉल कितने टी स्टेट्स लगा देता है? 9 टी स्टेट्स लगा देता है, 1 ऑपकोड फैच का और 1 मेमोरी रीड, जिसमें वो अपने इंटरनल प्रोसेसिंग और डेटा जो भी उसे रिजर्व रखने हैं उस प्रोसेस को वो फॉलो अप करता है। और जब भी आपका कॉल का इंस्ट्रक्शन होगा उसे फॉलो अप करता हुआ रिटर्न का इंस्ट्रक्शन होगा। रिटर्न का जो इंस्ट्रक्शन है RET, आप सिंपली RET से मेंशन करते हैं इस इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन केवल 1 बाइट का है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 3 मशीन साइकिल्स चाहिए होते हैं। 3 मशीन साइकिल कैसे? एक इसके ऑपकोड फैच के लिए और 2 मेमोरी रीड के लिए। ऑपकोड प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड। ठीक है, तो आपका
रिटर्न का इंस्ट्रक्शन जो है जब भी एग्जीक्यूट होगा तो स्टैक पॉइंटर से 2 मेमोरी रीड के ऑपरेशन भी होंगे जो कि प्रोग्राम काउंटर के लिए नया एड्रेस रीड करते हैं। ये रिटर्न भी आपका कंडीशनल भी आप उसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो कॉल को फॉलो अप करता हुआ देयर शुड बी अ रिटर्न और दिस रिटर्न कैन बी फर्दर मेड कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन और उसके हिसाब से आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आज हमने जो सब रूटीन और जंप के इंस्ट्रक्शंस हैं, जंप और कॉल और रिटर्न, उनको हमने पढ़ा है। इसी पे बेस्ड कुछ जो हमारी एग्जांपल्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।